आज नवाज शरीफ साहब काफ़ी अरसे के बाद वापस आए हैं। तहरीक इंसाफ के लोग तो कह रहे थे कि आपस में ही दोनों भाई एक दूसरे से राज़ी नहीं है, मामला काफ़ी ख़राब हैं। तो आज मियाँ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शहबाज शरीफ साहब भी उनके हमरा नहीं थे, मरीम नवाज साहिबा थी, फिर पंजाब की आवाम के लिए उन्होंने रिलीफ अनाउंस किया। आप कैसे देख रहे हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जी, उनको जो एक तो नवाज शरीफ का ये बनता नहीं था कि वो आके तो इस तरह अनाउंस करें। अगर उनकी बेटी बनी हुई है तो मेरे लिए रिलीफ सीएम को करने चाहिए थे। लेकिन ये हम लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ऊपर भी उनकी गवर्नमेंट है, नीचे भी उनकी गवर्नमेंट है। तो अभी इनके थोड़ी सी बात जो समझ आई है, आवाज़ इतनी नहीं आ रही थी नून के जो हमारे भाई थे कि जी मियाँ साहब अभी स्टिल होपफुल हैं। वो फिर आपने बताया कि जी मुझे क्यों निकाला, अभी तक ये भी उनका अभी तक जारी है। तो ये जो बंदा फॉर्म 47 के ऊपर आया होता है ना, नवाज शरीफ लाहौर से इलेक्शन हारा है, जो इतनी खामोशी थी ना, इस खामोशी की वजह सब लोग जानते हैं। ये इस वक्त मीडिया का ज़माना है, डिजिटल मीडिया का ज़माना है, जिसको इन्होंने तबाही फेरने की कोशिश कर रहे हैं आजकल। ये फायर वॉल का इन्होंने आजकल किया है, उस पर अगर मेरे ख्याल बात होनी चाहिए। लोगों के रोज़गार आज पिटीशन भी बहरहाल दायर होगी, लेकिन लोगों के ये नवाज शरीफ साहब बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते। ये आके थोड़ा सा उन्होंने इतने दिनों के बाद, मतलब इतने महीनों के बाद एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, क्योंकि जिस दिन ये फॉर्म 47 वाला मसला खुलेगा, लाहौर से नवाज शरीफ जब उनके एक्चुअल रिजल्ट सामने आएंगे कि वो डॉक्टर यास्मीन जो जेल में बैठी हुई थी उनसे हार गए हैं। नहीं, आप चैलेंज करते हैं इस चीज़ के? बिल्कुल की हुई है हमने, बिल्कुल नहीं, मैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल से हट के बात करूं, आप अदरवाइज भी चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल चैलेंज कर। मैं ना जो वहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज़ जो है ना, जो दोनों हमारे MPs जो इलेक्शन लड़ रहे थे, यास्मीन साहिबा तो उसमें थी, जो सारी टीम है जी, जुबैर खान साहब थे, मैं डायरेक्ट उनकी बात करूँ। इलेक्शन हम जीते हुए हैं। इलेक्शन जीतने के बाद एंड पे जाके जब पूरे लाहौर को उन्होंने हरवाया या पूरे पाकिस्तान को हरवाया, नवाज शरीफ साहब को बताया गया है कि मियाँ साहब आपके पास ये रह गया कि आप लाहौर से खुद भी नहीं जीत पाए हैं। अच्छा, यानी मियाँ साहब जो 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नवाज के सेक्रेटेरिएट से रात गए वापस चले गए, वो आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली उनको पैगाम दिया गया था कि आप सर आप भी हार गए। देखिए सारी ना वहाँ पे तैयारियां कंप्लीट थी, जश्न की तैयारी कंप्लीट थी, वहाँ पे खाने छाने बने हुए थे, लोग आए हुए थे, सब कुछ पैकअप हुआ। जब उनको पता चला जी मैं वो भी हार गया हूँ, दूसरे वाला भी, और मैं लाहौर से भी हार गया हूँ, सब कुछ पैक करके वो चले गए। उसके बाद जो अरबाब इख्तियार है उन्होंने उनको बताया कि नहीं मियाँ साहब आप एक्चुअल हार के, लेकिन हम आपको एंड पे आके फॉर्म 47 से जितवाएंगे। ये इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़। नवाज शरीफ एक लीडर थे, अब नहीं, मैं उनको अब लीडर नहीं कह रहा हूँ कि वो लीडर थे, उनको बड़ी अगर वो हार गए, हार जीत होती रहती है। इमरान खान साहब 97 में, 2002 में, 2013 में खान साहब इलेक्शन भी हारे हैं, और अब डिग्निटी के साथ वो इलेक्शन को, वो हार को तस्लीम किया गया है। मियाँ नवाज शरीफ की इज्जत ज़्यादा बढ़ जाती कि अगर वो कहते हैं अगर मैं हार रहा हूँ इस मामले, जैसे देखिए साद रफ़ीक थे, उन्होंने कोई बात नहीं की है। अब वो भी नून लीग के थे, हमारे राइवल हैं। जिन जिन लोगों ने अपनी हार तस्लीम की है, मेरा ख्याल है उन्होंने अपनी इज्जत में इजाफा किया है। तो इतने बड़े कॉम्प्रोमाइज़ के बाद ये यानी आपके नज़दीक नवाज शरीफ साहब इसलिए इतने अरसे से खामोश थे क्योंकि उनको अंदाजा है कि वो 47 से जीते हुए, उनको अपनी पॉपुलैरिटी का, अपनी जमात की वोटिंग का इस वक्त ओवर 70%। लेकिन नईम भाई तो कह रहे हैं कि वो इसलिए खामोश हैं क्योंकि जो कुछ माजी में उनके साथ हुआ और अभी वो चीज़ों को जो बेहतर करने की कोशिश। देखिए अभी नईम साहब ने एक बात की है तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के बाद 16 महीने की दोबारा मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई, उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आई, अब दोबारा मुस्लिम लीग की ये मतलब आप थोड़ी सी आप बात करें 3 गवर्नमेंट पुरानी, आप महंगाई की बात कर लें, आप पाकिस्तान की ग्रोथ की बात कर लें, आप रेमिटेंस की बात कर लें, जो इंडस्ट्री चल रही थी किसी चीज में ये पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग पास नहीं जा रहे। एक तो आपने ये जो बात कर दी कि नवाज शरीफ साहब फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का ये जो मामला है, सेकेंडली जो शहबाज शरीफ साहब का मौजूद ना होना, क्योंकि कल मुस्लिम लीग नवाज की मीटिंग थी, शहबाज शरीफ साहब स्पेशली इस्लामाबाद से तशरीफ लाए थे, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कल भी हो सकती थी, कल क्यों नहीं हुई? आपको लगता है कि समहाउ पंजाब और वफाक में भी चीज़ें मुस्लिम लीग नवाज की आपस में अनकंफर्टेबल है? आपका मतलब पॉलिटिकल एनालिसिस क्या है? देखिए पॉलिटिकल एनालिसिस आई थिंक ये बड़ी क्लियर चीज़ है। नवाज शरीफ साहब को बुलाया गया था यूके से, वो वहाँ पे सेल्फ एग्जाइल में गए हुए थे, वो एक 50 रुपए के एक स्टैम्प पेपर लेके भेजे थे। हाँ बिल्कुल भेजा था, जो इतना जो प्लेटलेट्स जो बिल्कुल ज़ीरो हो गए थे, हमारे स्टॉक मार्केट की तरह ऊपर नीचे जा रहे थे। यूके जाके मेरा भी बैकग्राउंड यूके से है,
एक दिन वो किसी हॉस्पिटल में नहीं गए, कोई रिपोर्ट शो नहीं की। मतलब चले ये पुरानी बात हो गई है, क्योंकि एक बहाना था। यहाँ से पता चलता है लीडर का और नॉन लीडर का अगर झूठ बोल के जाते हैं। हमारा लीडर इस वक्त जेल में, एक दिन बीमार नहीं हुए खान साहब, उसी जगह मौजूद है। ये एक पूरी एक डिबेट है कि लीडर में और क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं। नवाज शरीफ साहब को ये क्या कि बुलाया गया था कि आप जाके प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, उनको बुला के उनको सब कुछ जो पूरी कैंपेन करके, यानी उनको इस चीज का भी है कि मुझे क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर 100% देखिए एक बंदे लेकिन को, वो तो उन्होंने खुद कहा था ना कि अगर तो मुस्लिम लीग नवाज को सिंपल मेजॉरिटी मिलेगी तो फिर मैं खुद लीड करूंगा। देखिए तो, कोई नहीं, आप देखिए इनका स्लोगन क्या था, पाकिस्तान को नवाज दो। वो अब तो कह रहे हैं कि हमारा मकसद ये था कि पाकिस्तान को नवाजें, बेहतर करें। हाँ वो वाला, लेकिन था उनका दूसरा नवाज, लेकिन वो नवाज की बजाय उन्होंने पाकिस्तान को मुनासिबत से तब्दील कर दिया, उन्होंने पाकिस्तान को शहबाज दो दे दिया। अच्छा। तो जब उनको पता चला ये एक, देखिए ये हम अपनी लाहौर की लैंग्वेज में, हम पंजाबी लैंग्वेज में, बहुत बड़ा हाथ हो गया। अच्छा। कि बुला के प्राइम मिनिस्टरशिप दिखा के, तो इन पे जो ये देखिए आपको फेस सेविंग के लिए बहुत सी बातें करनी पड़ती हैं। ये मुस्लिम लीग नून का हेड है, हेड को अगर आप, और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी खत्म हुई है, तो उनको बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया कि जी ऊपर आप अपने भाई को आने दें, नीचे अपनी बेटी को आने दें। वो भी जो 2-3 दिन से हमारे भी पाकिस्तान की किस्मत, पंजाब की किस्मत है, वो जो एक लाइन लिखने वाले पे जो आया हुआ बंदा, मतलब शर्मिंदगी की भी इंतहा हो जाती है। बहुत सी चीज़ें थी। अब इमरान खान साहब भी कई जगह बड़े अल्फाज थे जो अदा नहीं कर पाते थे, तो वो तो चले समटाइम्स हो जाता है, इंसान के ज़हन में और चीज़ होती है, अदा करना और है, लिखने के लिए उर्दू इंग्लिश में लिखने के लिए समटाइम्स इंसान के ज़हन में और बात होती है, कोई निकल भी जाती है ना, आते भी थोड़ी से, तो इतनी तो गुंजाइश पैदा करें, गुंजाइश हम कहना कुछ हो जाए, ये ऊपर भी। मुझे याद है खान साहब ने हलफ के दौरान वो खातमुन नबीयीन उनसे नहीं कहा गया। हाँ बिल्कुल ठीक है ना, तो वो तो समटाइम्स हो जाता है, मसला हो जाता है, तो वो लेकिन इतनी सी चीजों तो इग्नोर करते हैं। हाँ चले ये हम चले इग्नोर करते हैं। देखिए ना, आज उन्होंने पंजाब की आवाम के लिए उन्होंने अगस्त और सितंबर के बिजली के महीनों में रिलीफ अनाउंस किया है। फिर वो कोशिश कर रही हैं कि चीजें बेहतर हों। अल्लाह करे जी ये हो जाए, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था जी 300 यूनिट फ्री आएंगे। हाँ जी। तो वो बेसिकली वो जो इसका भी बड़ा अच्छा है कि बात चल रही, सब लोग कहते हैं वो 300 यूनिट नहीं 300 का यूनिट मेरा ख्याल है होने जा रहा है आस्ता आस्ता। तो ये अल्लाह करे ये अच्छी चीज़ है कि जो कोई अच्छा अगर कि काम कर पाए, अल्लाह करे ये कर पाए। ऊपर भी इनकी गवर्नमेंट है, नीचे भी इनकी गवर्नमेंट है, इनके ऊपर पूरी सपोर्ट मिली हुई है, इनको इस्टेब्लिशमेंट की भी सपोर्ट है। इस्टेब्लिशमेंट खुद भी चाहती है कि किसी तरह ये सिलसिला चलता रहे। लेकिन जो हम ओवरसीज़ जा रहे हैं, जो लोगों ने पैसे भेजने बंद कर दिए हैं, अभी हम आपस में डिस्कस कर रहे थे, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ के हालात हैं, बिजनेस के हालात हैं, जितनी महंगाई हो गई हुई है, 47-48% पे चला गया है, गरीब जेन्युइनली मर गया। लेकिन बिजनेस के हालात तो आते भी आप लोगों के दौर में ही खराब होना शुरू हो गए थे। नहीं देखिए, जिस वक्त आप लोगों ने, जब डॉलर बढ़ना शुरू हुआ है, उस वक्त से चीज़ें जो है वो मुल्क में खराब, मतलब अदरवाइज मैं रियल एस्टेट से अदरवाइज बात करूँ, मतलब एक बड़ा चंक मुल्क की इकोनॉमी में रियल एस्टेट प्ले करता है। तहरीक इंसाफ को इस चीज़ का अंदाज़ा था। खान साहब कहते थे कि ये सेक्टर चलेगा, हाउसिंग सेक्टर चलेगा, इससे 40 सनतें चलेंगी। वो सारे मामला अपनी जगह, तहरीक इंसाफ के दौर में रियल एस्टेट को बूम भी थोड़ा बहुत मिला, लेकिन अदरवाइज बाकी सेक्टर्स में चीज़ें वैसी नहीं चली। नहीं देखिए, आप जैसे आपने कहा आज बहरहाल हालात उससे ज्यादा खराब हालात, ये कहा जा सकता है। कभी नहीं कह, हम नहीं कह रहे थे कि कोई आइडियल सिचुएशन थी, लोग बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन महंगाई, लेकिन वो ये क्लेम करते हैं आपके आने से पहले चीजें बेहतर नहीं। 12 देखिए, आज मियां साहब ने यही कहा कि मेरे जिस वक्त मैं प्राइम मिनिस्टर था, हम डॉलर को 100 प्लस माइनस पे हमने रखा हुआ था, इससे आगे पीछे नहीं हो जा रहा था, क्योंकि इकोनॉमी स्टेबल थी। वो कह रहे हैं कि हमने बिजली जो है वो उसको पूरा किया, मुल्क में जितनी लोड शेडिंग थी वो बहरहाल वो भी अब चीजें सामने आ गई, जो IPPs के साथ काफी महंगे मुआहदे थे, सस्टेनेबल नहीं थे। तो लेकिन वो कह रहे हैं हमने इंडस्ट्री को एक मरतबा चला दिया था, चीज़ें चलना शुरू हो गई थी, हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। और आज उन्होंने खान साहब पर तनकीद भी की है कि जो जेल में बैठ के बातें बहुत कर रहे हैं, ये हैं जो IMF को दोबारा लेकर आए। देखिए आपने जो बात की, मैंने अगेन कोई बहुत आइडियल सिचुएशन, हम उस तरह की बात नहीं करते कि आप कह जी कि हमने दूध की नहरें बहा दी जो नवाज शरीफ ने कहा था। लेकिन आप फैसलाबाद की देखें, हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी ज़्यादा उनकी ओवर प्रोडक्शन हो रही थी, वो नए ऑर्डर लेने बंद कर दिए थे, इतने ज़्यादा ऑर्डर आ रहे थे। हमारा ओवरसीज ने यहाँ पे आके इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, हमारी रेमिटेंस पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा रेमिटेंस चली गई थी। तो चीज़ें, और आप सबसे मेन चीज़, अगर ये जो मियां साहब वाली बात है, हमारे जो फॉरेन रिजर्व थे हम 24 बिलियन तक लेके गए थे, तो वो किसी वजह से गए थे। आपकी इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ी सी इज्जत होनी शुरू हो गई थी। अभी चाइना हमारा डेलीगेशन गया है, जिस तरीके से चाइना वालों ने और बाकी लोग हमें
ट्रीट कर रहे हैं, हमें कुछ सीरियस लेने को तैयार नहीं है। बांग्लादेश और अफगानिस्तान की हमसे कंपैरिजन किया जा रहा है, वो हमसे आगे चले गए। लेकिन मल्टीपल रीजंस थी ना। अब ये देखिए ना, टेक्सटाइल सेक्टर को तो काफ़ी बूम मिला क्योंकि कोविड में इंडिया और बांग्लादेश में हालात काफ़ी ख़राब थे, उसका हमें फ़ायदा हो गया और समहाउ तहरीक इंसाफ को भी उसी चीज़ का बेनिफिट हो गया। अदरवाइज स्ट्रेटजीज की बात करें तो तहरीक इंसाफ के दौर में बिजनेस फ्रेंडली स्ट्रेटजीज नहीं थी आपकी, मखसूस तबका जरूर फैसिलिटेट हो रहा था, ओवरऑल बिजनेसमैन परेशान था। मुझे याद है उस वक्त की आर्मी चीफ को बिजनेस कम्युनिटी खत लिखा करती थी, उनके साथ मुलाकातें होती थी, वो फिर उनको जो है वो तसल्लियां देते होते थे। तो आप लोग मखसूस तबके को जरूर फैसिलिटेट कर रहे थे, ओवरऑल लोग परेशान थे। आप लेकिन जितना अच्छा कोविड पाकिस्तान में हैंडल किया गया, पूरी दुनिया में कहीं हैंडल नहीं किया गया। आपने अभी इंडिया की और बांग्लादेश की बात की, वो हमारे बिल्कुल हमारे नेबर्स हैं, एक ही था, मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, क्योंकि इनके डायनामिक्स एक ही रीजन था। अगर वो हैंडल नहीं कर पाए और हमने हैंडल किया, उसके बाद तो आपके क्रेडिट पे जाती हैं चीजें। अच्छा, उसके बाद क्या होना चाहिए था? ये चीजें अच्छा हो गया, हमने अच्छा कर दिया, अच्छा हैंडल कर दिया, हमारी इंडस्ट्री बेहतर होगी, इसको यहाँ से आगे कंटिन्यू होना चाहिए था। इस वक्त फैसलाबाद की नहीं, लेकिन कैसे कंटिन्यू? आप लोगों की गवर्नमेंट खत्म होती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, जब हुकूमत IMF के पास जाती है अगले ट्रेंच के लिए, वो ट्रंच लेना था जो आप लोगों ने IMF के साथ मुआहदा किया था, तो आप लोग IMF को लेटर्स लिखते हैं कि इनको पैसे ना दें। देखिए वो आप लोग हर्डल्स क्रिएट करना शुरू हो गए थे। अभी भी धमकियां देते हैं KPK वाले कि अगर ये वाला मामला ना हुआ तो फिर IMF से अगले पैसों की उम्मीद ना करें, हम उनको जो है वो गारंटीज, क्योंकि वो आपको सूबे का हिस्सा ही नहीं दिया जा रहा। अली अमीन गंडापुर जो हमारे CM हैं, वो कितनी बार लिख चुके हैं, जो उस सूबे का हिस्सा है, बिजली वहाँ से आप ले रहे हैं, उसको उसके वो कह रहे हैं 16 अरब रुपए उसने पे करने हैं, वफाक ने उनको पे नहीं करे, जो उनके पैसे नहीं देंगे वो कोशिश कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट ना चला सके, गवर्नमेंट फेल हो जाए। लेकिन जब आप इस जो वफाक होता है, ऊपर जरदारी साहब सदर बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ बैठे हैं, उनको सारे सूबों को साथ लेके चलना पड़ेगा। वो सिर्फ पंजाब के या तो वफाक की जिम्मेदारी है, ये ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब शहबाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आज़म तो नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म वो बने हुए हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून के प्राइम मिनिस्टर। जरदारी साहब क्योंकि ऊपर बैठे हुए हैं, इसलिए सिंध को उनका हिस्सा मिल जाता है। वो KPK को, लेकिन सिंध वाले भी खुश नहीं है। मेरी सिंध वालों से भी बात हुई, सिंध वाले भी खुश नहीं कहते हैं कि हम लोग खुश नहीं है, हमारे साथ जो वादा सैलाब जदगान के हवाले से जो किए गए थे वफाक ने, वो पूरे नहीं किए। लेकिन वफाक कहती है कि जो बिलावल साहब जिस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे, वो जो गए थे, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमसे वादे किए थे, हमें वही पैसे पूरे नहीं मिले, तो हम आपको कहाँ से दें? देखिए, ये इस वक्त एक मुल्क में केओस है, इस वक्त इंस्टेबिलिटी। आपसे पूरी दुनिया आपसे क्यों डील करे, वो आपसे क्यों मुआहदे करे या क्यों पैसे दे, जब आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है। इलेक्शंस हुए हैं, हमने कहा जी इलेक्शन फेयर नहीं हुए हैं, सारे फॉर्म 45 चेंज किए गए हैं, इसके लिए एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। सारे फॉर्म 45 मौजूद हैं, लेकिन नहीं। अब आप लाहौर में देख लें, सलमान अकरम राजा 1 लाख वोट से जीते हुए, सारे फॉर्म 45 मौजूद है, लेकिन इतना बड़ा वकील वो अपने लिए इंसाफ नहीं ले पा रहा। तो अगर आपका इंसाफ, देखिए वो एक कॉल है, इंसाफ का मामला तो बड़ा अजीब है ना। मैं कल ही एक जगह पढ़ रहा था कि जहां पे इंसाफ प्रॉपर नहीं होगा या सिलेक्टिव इंसाफ होगा, वो उन कौमों का चलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बदकिस्मती से ये मामला सिर्फ इस हुकूमत का नहीं है, ये बड़ा एक लंबी एक हिस्ट्री है जिसमें इंसाफ सिलेक्टिव लोगों के लिए है। पहले तो लोग ये कहते थे कि गरीब आदमी के लिए है ही नहीं है अदालतें, अब चले थोड़ा बहुत वो मामला तो शुरू हुआ, लेकिन सिलेक्टिव जो जस्टिस है वो तो आपकी बात दुरुस्त है और चीज़ें बेहतर भी होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों के दौर में भी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं थी बहरहाल। नहीं, मेरे ख्याल में पता क्या होना चाहिए, मेरे ख्याल में एक जेन्युइनली ट्रू डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट जब तक पाकिस्तान में नहीं आएगी, लेकिन आते हुए मसला नहीं है, मैं माजरत के साथ मैं आपको बार बार टोक रहा हूँ, आप जो ट्रू डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, मसला ये है कि हम ये बातें तब करते हैं जब हम अपोजिशन में होते हैं। नहीं, मैं नहीं कहता, जब हम इक़्तिदार में होते हैं तब हम ये बातें जरूर करते हैं, लेकिन हम उसको फील नहीं करते, उसको करने की कुछ कोशिश नहीं करते। आज मुझे आपके मतलब आपने कहा ट्रू डेमोक्रेसी, मुझे फील हुआ आप वाकईतन चाहते हैं कि मुल्क में ट्रू डेमोक्रेसी हो। आपके दौर में भी सही डेमोक्रेसी नहीं थी। मैं आपको बताता हूँ, देखें जब हमारा दौर आया था 2013 का इलेक्शन, हमने कहा था 4 हल्के खोल के देख लें कि उसके अंदर क्या धांधली हुई कि नहीं हुई है। 2018 में इन लोगों ने कहा जी कि हमें धांधली हुई, हमने खोलना है। खान साहब का जो बयान ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा जी आप हल्के बताएं, जो हल्का को कहेंगे हम वो खोलने को तैयार है, लेकिन हमें वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। अभी क्या करना चाहिए, जो हमारी डिमांड है कि एक तो ट्रू इन्वेस्टिगेशन हो, जो अब ये वाले इलेक्शन हुए हैं,
रिफॉर्म्स करके एक जेन्युइनली पाकिस्तान में लेजिट किस्म के इलेक्शन होने चाहिए जिसको अवाम डिसाइड करती है। वो उसको मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। उसकी गवर्नमेंट, और वो हमें कम से कम 10 साल की ट्रू डेमोक्रेसी, कम से कम जब तक एक पार्टी 10 साल हुकूमत करे, कोई एक पार्टी नहीं, कोई एक पार्टी जिसको अवाम चाहे। अगर अवाम किसी को भी चाहती है जेन्युइन इलेक्शन होना चाहिए। किस तरीके से, मतलब 10 साल के प्लान, अभी तो खैर आजकल कुछ लोगों के हवाले से बातें आ रही हैं वो 30 साल का प्लान लेकर बैठे हुए थे, लेकिन मसला ये है कि मतलब आप 10 साल की प्लानिंग कर दें, आप 2 साल में नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं 10 साल की प्लानिंग, होगा। मैं 10 साल की प्लानिंग भी नहीं कह रहा हूं। मैंने कहा हमारे मुल्क को एक ट्रैक पे आने के लिए कम 10 साल की स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। यस, 10 साल की स्टेबिलिटी चाहिए। अच्छा, वो कैसे आएगी? मतलब आप ऑपोजिशन गवर्नमेंट, मैं कहता हूं अभी चूंकि मेरा ख्याल है नईम भाई को बार बार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनसे कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो रहा। गवर्नमेंट एंड से चीजें खराब होंगी, आपके एंड से चीजें बेहतर हैं। आप लोग भी तो नहीं चाह रहे कि चीजें चलें। आप लोगों से जब कोई बात करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट, या चले कह लें कि उनकी नीयत ठीक नहीं है, वो जबानी कलामी भी कहते हैं, तो आप कहते हैं जी कि पहले ये वाला मामला हो, फिर ये हो, फिर ये हो, फिर हम बात करेंगे, अदरवाइज हम इनसे बात ही नहीं करेंगे। हमने इनसे बात कर लिया तो इसका मतलब है कि हमने तो इनको लेजिटिमाइज कर दिया। सर आप करें या ना करें, गवर्नमेंट में तो वो बैठे हुए हैं, आपको अदरवाइज भी डायलॉग तो करना पड़ेगा। मांग है, बिल्कुल डायलॉग करने के लिए बिल्कुल तैयार है। खान साहब ने भी 2-3 दफा कहा है, लेकिन उसके लिए कुछ बेसिक्स होती हैं। आपको ना अपनी नीयत शो करनी पड़ती है। हम क्या कह रहे हैं, हमारे पहले 10,000 बंदे 1 साल तक जेल में रहे हैं, अब थोड़े से बंदे अभी भी अंदर रह गए हैं, उनके लिए उनको फेयर ट्रायल भी नहीं मिल रहा। हम क्या कह रहे हैं कि फेयर ट्रायल होना चाहिए उनको, जो हमारे बंदे हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। एक ये चीज मिल रही, हमारा लीडर 1 साल से 200 मुकदमे इमरान खान पे किए हुए उन्होंने, फेयर ट्रायल इमरान खान को भी नहीं मिल रहा। फेयर ट्रायल मिलना चाहिए जिसने, और वो उनका ये बयान भी ऑन रिकॉर्ड है, कोई बंदा गिल्टी पाया जाता है उसको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। दूसरा ये, अगर हम कहते हैं आपके फॉर्म 45, वो कहते हैं जी नहीं हुआ जी फॉर्म 45, 47, हम कह रहे हैं जी इसकी एक अकाउंटेबिलिटी हो जाए कि फॉर्म 45 और 47 वाला जो मसला है इसको हल करना चाहिए। अगर किसी ने सीरियसली बैठ के बात करना है, और ये 2 जेन्युइन डिमांड्स हैं, हम कब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हमें दे दो या कर लो, आप इलेक्शंस की एक अकाउंटेबिलिटी कर लो, हमारे बेगुनाह लोग बाहर निकालो, टेबल पे बैठ जाओ। ये तो बड़ी एक इतना अच्छा जेस्चर है, लेकिन वो ये करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको जब आपके दिल में चोट होता है ना। नहीं, आप जो बातें कर रहे हैं ये आप लोगों की तरफ से बातें आ रही हैं जी कि पहले हमारे सीरान को रिहा किया जाए, तहरीक इंसाफ को जो है उनको रिहा किया जाए, हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए। मतलब वो कहते हैं ना, वो नौमन तेल होएगा ना राधा नचेगी। आप लोग वो नौमन तेल की डिमांड कर रहे हैं जो नहीं होगा राधा के नाचने के लिए। वो नौमन, इसका मतलब वो चोर है ना, जो अगर जिसने मैंडेट चोरी किया हुआ है। लेकिन आते भी दोनों चीजें पैरेलल नहीं चल सकती ना। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करके चीजें आगे बढ़ानी है, मुज़ाकरात आपको अदरवाइज फिर इसी तरह करने पड़ेंगे। मतलब आप शराइत रख के किस तरीके से मुज़ाकरात कर सकते हैं? नहीं, आपकी बेसिक आपकी नीयत शो होनी पड़ती है कि आप चाहते हैं हमें ना कि जो शराइत दोनों, मतलब वो कहते हैं जी कि हम इनसे कहते हैं मुज़ाकरात करें, वो आप लोग कहते हैं कि हमने तो आपसे बात ही नहीं करनी, हमने तो बात करनी एस्टैब्लिशमेंट के साथ। अच्छा, फिर आप कहते हैं जी कि ये चीज़ें होंगी तो फिर हम बात करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आपको जवाब नहीं आ रहा, इनके साथ आप बैठ नहीं रहे, फिर जो आप टर्म्स रख रहे हैं वो हैं जो इन्होंने माननी नहीं है। वो तो कई दफ़ा कह चुके हैं, टेबल पर बैठे हो सकते हैं, कुछ चीज़ें आपस में जो है हम सेटल कर सकें। हैदर, आपको पता है वो खुद भी कहते हैं कि जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वो ये ऑन रिकॉर्ड, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो कहते हैं जी कि साढ़े हाथ में कुछ नहीं है। पूछ लेते हैं, नईम भाई आ गए हैं जी, हमारे साथ हैं नईम करीम साहब, हमारे साथ है। नईम भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूं। नईम भाई, आतिफ साहब कह रहे हैं आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, किस तरीके से हम डायलॉग करें आपके साथ? जो बात हाथ में ना होने वाली है, तो इसके लिए अब हम इस मौके पे क्या बात कर सकते हैं। हमारे पास हुकूमत आए हुए अभी हकीकतन तो 4-5 माह ही हुए हैं, आपको पता है जी। और जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं, जो इकॉनमी को दुरुस्त हमने करना है, जो पिछले कई दहाइयों से ख़राब हुई, और स्पेशली ये पिछले 3-4 साल में, 5 साल में जो ख़राब हुई, तो उसको ट्रैक पे लाने के लिए भाई दिनों में तो काम ये नहीं होगा, तो इसके लिए तो टाइम तो चाहिए होगा। और फिर आपको पता है कि टाइम के साथ साथ जो हर्डल्स अब आ रही हैं, जो रिसेंटली आप देख रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर जी, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है सबसे पहले, और जो बलूचिस्तान के अंदर और केपी के अंदर हो रहा है, आप देखें कि जब ये चीज़ें पैरेलल चल रही होती हैं, और जो आपकी इकॉनमी जिस ट्रैक पे चलना चाह रही है, स्पेशली CPEC के हवाले से मैं बात करूँगा, तो उसको अगर वो ख़राब करने की कोशिश की जाएगी तो हम कैसे बाकी चीज़ों की तरफ जा सकेंगे। देखिए, 2 चीज़ें ना, एक तो सियासत है और दूसरी आपकी जो है वो मुल्क है, जिसके लिए हमने सब ने मिलकर बैठ के काम करना है। उसमें PTI हो, नहीं, वो यही कह रहे हैं कि नीयत नहीं है। आप लोग वो कह रहे, बकौल आतिफ साहब के, वो लोग कहते हैं हम लोग करेंगे डायलॉग, हम भी चाहते हैं कि मुल्क में ट्रू डेमोक्रेसी हो, मुल्क में मामला बेहतर तरीके से आगे चलें,
लेकिन वो कहते हैं कि आप लोगों की नीयत नहीं है, और आप लोगों की नीयत ना होने के पीछे एक रीज़न ये भी है क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। देखें, हम अगर उस पर चले जाएंगे ना, ब्लेम गेम के ऊपर, जी हम करते रहेंगे, जी ये हमें ब्लेम करते रहें कि इन्होंने क्या किया, हमने क्या किया। मैं जितने भी प्रोग्राम करता हूँ, शायद भाई ने पहले भी देखे हो, मैं इस किस्म के प्रोग्राम में कोशिश करता हूँ कि हम थोड़ी सी वो बात करें जिसमें हमारे मुल्क का भी भला हो, हमारे आवाम का भी भला हो। बात है कि नीयत तो अल्लाह ताला जानता है, ना ये भाई जानते हैं, ना मैं जानते हूँ, ना आप जानते हो। अल्लाह ताला को पता है कि नीयत क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नीयत सही लेके आई है इस मुल्क को बचाने के लिए। और पहले भी जितने भी दौर आते रहे हैं, 2013 का देख लें, इससे पहले का देख लें, अगर मियाँ साहब को भी चलने दिया जाता तो आज पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए होते। लेकिन 2.5 साल 5 साल मुकम्मल करने नहीं दिए, कभी मुकम्मल करने नहीं दिया। तो अभी भी वही प्रॉब्लम है कि प्रेशर इतना बनाया गया है कि जैसे 2013 में आए, 6 महीने के बाद धरना शुरू हो गया, हम आगे नहीं जाए। अच्छा आते भाई, वो कह रहे हैं कि हमारी नीयत जो है वो बिल्कुल ठीक है, आप ब्लेम गेम से निकलें और देखिए आगे चलने की कोई ब्लेम गेम नहीं है। हम एक चीज सबूत के साथ लेके आ रहे हैं। अगर आपको पता हो, देखिए किसी के घर में चोरी हुई हो ना, तो जो उसका कम से कम ये हक बनता है कि वो अपनी चोरी का माल बरामद करने के लिए या अपनी चीजें वापस लेने पूरी स्ट्रगल के। हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं, पूरे डिटेल्स के साथ फॉर्म 45 जो इलेक्शन हुआ है, इनको इसका बड़ा आसान हल है। पाकिस्तान को आगे लेके चलना ना, इन्हें कुछ ठीक है। अच्छा वैसे अब आप लोगों को उम्मीदें हैं, जो गुज़िश्ता एक हफ्ते में मुल्क में जो कुछ हुआ है, उसके बाद आप लोगों को लगता है कि अक्टूबर नवंबर के बाद चीज़ें कंफर्टेबल होना शुरू होंगी? मेरा तो ख्याल है अगले 2 महीने इतने इंपॉर्टेंट हैं। अगले 2 महीने में बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। किस तरह की क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखेंगे अभी अब तो इमरजेंसी की बात भी स्टार्ट हो गई है। हो सकता है ये अब ये जो अपनी हरदर्मी में लेके बैठे हुए कि हम किसी तरह सीट पे बैठे रहे, मतलब वो हमारे किसी को ना मिले, बेशक खेलांगे ना खेटें दबांगे, ये वो वाला काम कर रहे हैं। इनको चाहिए जो इस वक्त पाकिस्तान के हक में बेहतर है, एक इंसाफ का बोलबाला करने के लिए ये ज़्यादा अच्छा आप ना कुछ हल्के चुन लें। चलेंगे आप 10, 12, 15, क्योंकि पिटिशन तकरीबन 80 हल्कों में पिटिशन हुई, आप 80 हल्के बहुत ज़्यादा है। आप कुछ हल्के चुन के हमारी भी तसल्ली करा दें, अपनी भी तसल्ली करा दें। और मैं खुद कह रहा हूँ कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन ये हो सकता है ये भी घर चले जाए। वैसे फिर जो है पिछले 4 हल्कों से आपकी तसल्ली नहीं हुई थी 2013 वाले इलेक्शंस के बाद? नहीं भाई, उसमें देखिए वो हल्के भी नहीं उन्होंने खोले थे, अदालत में जाके उन्होंने खुलवाए थे। अभी तो डिफरेंट हो गया, अभी तो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। और जिस तरीके से उन्होंने चेंजेस की हैं, वो कहते हैं नकल की जरूरत होती है। उन्होंने इतनी गंदी तरीके से वो की हुए कि फॉर्म 45 हमें दे दिए और एंड पे जाके फॉर्म 47 हर दफा एक नई वारदात होती है ना। आप लोग इस दफा फॉर्म 45 को लेके बहुत ज्यादा आप लोगों की नजरें फॉर्म 45 के ऊपर थी। मुझे याद है कि इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ के तमाम लोग यही बातें कर रहे थे कि हमने अपने पोलिंग एजेंट से कहा कि फॉर्म 45 लिए बगैर नहीं आना, क्योंकि 2018 के अंदर फॉर्म 45 पे गेम डली जब आप लोगों को फेवर दिया गया। तो अब आप लोग फॉर्म 45 के पीछे लगे, आपको अंदाजा नहीं था कि फॉर्म 47 भी है। देखिए कि जेन्युइन चीज है ना आप, और वो फॉर्म 45 आरओ ने देना है। वो प्रिजाइडिंग ऑफिस ने वहां पे पोलिंग स्टेशन से निकला, तो वो हम जीते हैं हारे हैं कुछ जो जहाँ हम बहुत। अच्छा चले, मैं नईम भाई दोबारा आ गए हैं। नईम भाई वो कह रहे हैं कि ठीक है, हमने 80 हल्कों के हवाले से पिटिशंस दायर की हैं, हमें 80 हल्कों पर एतराज़ है, सूबाई और कौमी के मिला के। आप 10 हल्के आइडेंटिफाई कर दें, उनको खोल दें और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, हमारा एतराज़ भी खत्म हो जाएगा, आप लोग भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये तो बड़ी फेयर पेशकश नहीं है भाई। हमने तो नहीं करना ना, ये तो जिनका काम उन्होंने करना है ना। हमसे अगर ये कहेंगे तो हमारा काम तो नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है या अदालतों का काम है। तो अदालतें हमारे कहने पे तो नहीं चल रही ना, ये ट्रिब्यूनल हमारे कहने पे तो नहीं चल रहे। अगर अदालतें और ट्रिब्यूनल हमारे कहने पे चल रहा था तो जो फैसला इनके हक में आया तो वो भी ना आता ना फिर। तो वो इन्होंने 80 हल्के छोड़ के ये 265 हल्के खोल लेंगे, उनको कह देंगे 265 करवा लें, हमें उसमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन वो हमारा फैसला नहीं है, हम नहीं चाहते कि हमारी तरफ से कोई इसमें हर्डल है। नहीं तो फिर नहीं भाई, फिर आपके ख्याल में आप चूंकि उस तरह अपनी पार्टी के मौक़िफ़ को भी डिफेंड नहीं करते, आप ज़रा फेयर बात करते हैं। इलेक्शंस हुए अब 6 माह होने को हैं, बल्कि 6 माह से इनफैक्ट ऊपर हो गया टाइम। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कॉन्स्टिट्यूशनली शायद 120 दिन के अंदर पिटिशंस के फैसले आने होते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अब तो टाइम उससे बहुत ऊपर चला गया। फिर क्यों फैसले ट्रिब्यूनल्स की तरफ से नहीं है? आपकी क्या राय क्या है इस पे? हैदर भाई, पिछली दफ़ा 4 साल तक फैसले नहीं आ सके, ठीक है। अभी मैं आपको हल्का भी बता देता हूँ, NA 263 का फैसला आज भी महफूज है, अदालत के अंदर मौजूद है, अभी तक उसका डिसीजन, मतलब नया इलेक्शन होने के बाद भी नहीं आया। बात अगर हम देखें चले जाएंगे ना माजी के अंदर, तो बहुत तल्ख हकीकत है ना, पता है बड़ी चीज़ें उसमें। ये हमारा इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपको पता है। आपको पता है कि जो मैं बात करना चाह रहा हूँ,
अब वो हल्के जिन्होंने खोलने हैं, जिनसे खुलवाने हैं, बात ये कि उनकी हद तक नहीं, उन्होंने कहा अदालतें करेंगी ना, अदालतों पे तो वो कह रहे हैं हमारा कंट्रोल नहीं है। करेंगी, ट्रिब्यूनल करेगा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना हुआ है। तो भाई ठीक है, नहीं भाई आपका पॉइंट आ गया। तो वो कह रहे हैं ट्रिब्यूनल्स ने खोलने, मैंने खोलने। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाए, आपने कहा जी मुज़ाकरत नहीं करते, मैं अपनी लीडरशिप से बात करूंगा, ये भी अपनी लीडरशिप से बात कर ले इन्हें कि जी फिर दोबारा मेरा ख्याल है इस लीडरशिप की तो खैर भी मेरा अपना एक मौक़िफ़ था कि 10 हल्कों पे अगर ये मान जाए ना कि आइडेंटिफाई करके, हमने तो मानना नहीं, आपने तो मुज़ाकरात 265 खोल दें। देखिए मुज़ाकरात के दोनों पार्टी मान जाएंगे। अगर वो जो खान साहब ने कहा ना कि हमें हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, अगर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के लोग मान जाए ना कि हमने 10 हल्के खोल के ट्रायल बेस पे चेक करना है, तो फिर ट्रिब्यूनल को भी इतराज़ नहीं होगा फिर, क्योंकि दोनों पार्टी मान गई। हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें जाया जाए, ये लोग चाहते हैं कि ना जाया जाए, हमारी पिटीशन नहीं, क्योंकि लड़ाई बेसिकली लड़ाई चल रही है। तो इस बेस पे आपके मुज़ाकरात आप टेबल भी बैठ सकते हैं। नहीं भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि भाई अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा फर्क हो सकता है। मेरा होना तो मैं तो कहूँगा 264-65 जितने हल्के थे एनी के सारे खोल लें। मैं नहीं कहूँगा 10 हल्के, हो सकता है 10 हल्के आपके अपने इंटरेस्ट के हों भाई के या किसी और के, लेकिन मैं कहता सारे खोल लें आप। नहीं, वैसे आपका दिल मानता है कि अगर ये हल्के खोलेंगे, बिलखुसूस इब्तिदा में चूंकि आपको हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पा रहे थे, वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का जो लाहौर का हल्का है वही इलेक्शन नवाज शरीफ साहब हारे हुए हैं। तो भाई असल में आप सब लोग समझते हैं कि जो पूरा पाकिस्तान है वो पंजाब है, माजरत के साथ, और आप ये समझते हैं कि जो पूरे पाकिस्तान की जो सियासत है वो PTI और PMLN है। ऐसा नहीं है, खुदा का वास्ता है, ऐसा नहीं है। इस टाइम पे अगर मैं बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो बलूचिस्तान इस टाइम पाकिस्तान का 47% है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी जो है इस टाइम पे बलूचिस्तान में है। जो भी सियासत का रुख चेंज होता है वो बलूचिस्तान से होता है, सेनेट का रुख चेंज होता है बलूचिस्तान से होता है। कम से कम आप ये सोचें कि यार हम खाली पंजाब की, PMLN की, PTI की क्यों बात करते हैं? नेशनल पार्टी भी चाह रही है हल्के खोले जाएं, ठीक है ना। आज़ाद जो हजरात हैं वो भी बैठे हुए हल्का खुलवाने के लिए, ठीक है ना। आपके पास BNP कहती है कि हमारे भी हल्के खोले जाएं, JUI कहती है हमारे भी हल्के खोले जाएं। भाई जब तक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर आप नहीं बैठेंगे और हम सब नहीं बैठेंगे, कंसेंसस डेवलप नहीं करेंगे इस चीज़ के ऊपर, आइदर ये इलेक्शन जो हुए हैं ये बिल्कुल साफ शफाफ हुए हैं या नहीं हुए, हमने आगे कहाँ पे जाना है। लेकिन वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी किसने है सर? वो बुलानी है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ठीक है। तो वो क्यों नहीं फिर बुला रहे, किसका इंतजार कर रहे हैं? सर पहले बुलाई गई थी, आपको पता है, तकरीबन मेरे ख्याल 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पुरानी बात है। मैं उसमें मुल्क में नहीं था, मुझे याद है कि उस वक्त भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी, ये लॉ एंड ऑर्डर। वो तो ऑपरेशन के हवाले से ना, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से, लेकिन उसमें भी खैर तहरीक इंसाफ ने तो कहा था हम आएंगे, वो नहीं बुलाई गई, लेकिन उसमें नहीं है। देखिए जो जितने नेशनल इंटरेस्ट की बातें हैं ना, उसमें हमें सबको एक पेज पे आना पड़ेगा। हम इख्लाफ करें, इख्लाफ राय हम ज़रूर करें, लेकिन हम पार्टिसिपेट ज़रूर करें, अपनी राय ज़रूर हम दें। बेशक इख्लाफी राय हो, लेकिन हमें जाना चाहिए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए और उसके अंदर सबसे पहले इस इलेक्शन को बिल्कुल फेयर उसके ऊपर लेके आना चाहिए कि आइदर ये अगर हल्के खुलने हैं कि 264-65 खुलने हैं या 10 खुलने हैं, 20 खुलने हैं, 5 ये अपने खुलवा लें, 5 PMLN खुलवा लें, नेशनल पार्टी को भी बोलें 2 वो भी खुलवा लें, किसी JUI को बोले वो भी खुलवा। मेरा यही बार बार मैं कहता हूँ कि सबको एक पेज पे चलना चाहिए। अगर 20 पार्टीज हैं, नेशनलिस्ट पार्टी हैं, तो सारी नेशनलिस्ट पार्टी को सामने लेके आना चाहिए, उनकी राय भी लेनी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। आज क्यों मुल्क के हालात ख़राब हैं? हम खाली पंजाब की बात कर लेते हैं, हम 2 पार्टियों की बात कर लेते हैं, तीसरी पार्टी खामोश बैठी हुई है, बेनिफिशियरी भी सबसे ज़्यादा वही है जो बाहर बैठ के सारा काम। देखिए अब अगर हम सियासत में चले जाएंगे ना, बहुत बड़ी डिफरेंट डायरेक्शन हो जाती। अब सिंध के अंदर कभी बात नहीं करते भाई हमारे कि सिंध के अंदर हल्के खोले जाएं, क्यों नहीं इन्होंने कभी कहा कि जी कराची के अंदर हल्के खोले जाएं, हैदराबाद कह रहे हैं हम। देखिए मैं नईम साहब आपने बहुत अच्छी बात की और ये नेशनल लेवल की मैंने अभी कोई बात भी नहीं की कि सिर्फ पंजाब का या पाकिस्तान सिर्फ पंजाब है। जब ये मैंने सिर्फ 10-12 हल्कों की बात की है और वो पूरे पाकिस्तान में खुलना चाहिए। हमारा कराची में हमें जो लगता है, जो हम क्लेम कर रहे हैं, जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं, कराची में भी हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। हम चाहते हैं कराची में भी खुले, हमारी गवर्नमेंट है KPK में, आप KPK में भी खोलें जहाँ पे हमारे जीते हुए हैं। हम तैयार हैं वो करने के लिए कि आप KPK में जिनको लगता है वो वहाँ पे खोले, कराची में, सिंध में, पंजाब में और बलूचिस्तान में भी, जहाँ जहाँ जिसके हल्के होते हैं जो आपने आइडेंटिफाई करने हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हर पार्टी अपने 5-5, 6-6 हल्के दे दे। ये भी हो सकता है कि हम के हमारे 5 हल्के, 6 हल्के ये वाले हैं, नून के ये वाले हैं, बाकी के। तो ये बड़ी अच्छी बात है, एक कंसेंसस आ जाएगा कि ये 20 हल्के खुल गए हर पार्टी के कहने के ऊपर। तो उसका रिजल्ट फिर वो रिजल्ट मानना भी चाहिए, उसका एक एंड रिजल्ट निकलना चाहिए। ये सिर्फ गुफ्तन
नशिस्तन बर्खास्त नहीं होना चाहिए, और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बिल्कुल बुलानी चाहिए। जो आपने कहा लास्ट टाइम तहरीक इंसाफ ने कहा था हम भी शामिल होंगे, जहाँ पे पाकिस्तान की बात आएगी तहरीक इंसाफ वहाँ पे शामिल होगी। इवन सबसे ज़्यादा इतना पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितनी सख्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 1-1.5 साल में देखी है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में भुट्टो के ज़माने में भी इतनी ब्रूटल किस्म की कार्रवाई नहीं हुई थी जो हमारे साथ हुई हैं, औरतों के साथ हुई हैं, घर की चार दीवारी की पामाली हुई है, कभी नहीं है। लेकिन हम स्टिल पाकिस्तान के लिए बैठने को, आगे चलने को तैयार है, लेकिन नीयत शो करनी चाहिए कि दूसरी तरफ से भी नीयत साफ है। लेकिन नीयत का आप किस तरह, आपके पास कौन सा पैरामीटर है? जैसे मैंने बताया ये 2 चीज़ें एटलीस्ट देखिए, हमारी 2 डिमांड है, और वो बिल्कुल आप थर्ड पार्टी की रहाई और बानी तहरीक इंसाफ की रहाई। देखिए जो फेयर ट्रायल चाहिए, जो जिनको पकड़ा गया है, आपने 10,000 बंदा पकड़ा हुआ था, तो उसमें अभी भी बहुत ज़्यादा बंदे अंदर हैं, उनको यहाँ तो फेयर ट्रायल दे के उनकी रहाई होनी चाहिए तहरीक इंसाफ के लोगों की। और जो हम ये जो इलेक्शन का कह रहे हैं कि हम क्लेम करें कि मैंडेट चोरी हुआ है, उसकी फेयर ट्रांजैक्शन करके, उसकी फेयर ट्रायल करके तो होना चाहिए। नहीं भाई, मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी गैर मुनासिब बात तो नहीं की आतिफ साहब ने। नहीं, भाई ने बिल्कुल सही बात की। मैं थोड़ा सा मुस्कुराया भी था भाई की बात सुन के कि 1 साल में जितना जुल्म और इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ कब से नाइंसाफ़ी शुरू हुई है, ठीक है ना सर। मैंने वो कराची की वो इनकी बख्तरबंद गाड़ियाँ मैंने अपनी आंखों से देखी, वो लांडी जेल में उनको जाते हैं मैंने आंखों से देखा, ठीक है ना। इस बातें, लेकिन हम टाइम गुजरता है ना, हम भूल जाते हैं। हम 15-20 साल हुए ना, हम चीज़ों को भूल गए। मियाँ साहब फिर भी उन चीज़ों को भुलाने के बाद भी इस मुल्क में आए और यही लेके आए गया किसी तरह जमहूरियत आ जाएगा। जमहूरियत का जो है पहिया है वो चलता रहना चाहिए, बजाय है कि हम किसी और तरफ चले जाते। मियाँ साहब ने फिर कुर्बानी दी और आए, वो यही चाहते थे कि जी हम बैठ के एक पेज के ऊपर सारे जितने भी पार्टीज वो बैठे। लेकिन उसके बाद फिर ये एक 9 मई का एक ऐसा वाक़या हुआ जिसमें हम किसको हम दोष दे सकते हैं भाई। माजद के साथ कुर्बानी क्या दी है, मतलब मियाँ साहब ने बातें तो अभी भी वो सारी कर रहे हैं। आके बैठे पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है, वफाक में उनकी गवर्नमेंट है, मौजें हैं उनकी, मतलब कुर्बानी किस चीज़ की है उनकी? सर कुर्बानियाँ तो आपको पता है कि जो दे वो चुके हैं। उसके बाद अभी इसमें हम क्या बात करें, मतलब अगर ख़वातीन की अगर बेहरमती की गई तो वहाँ पे भी की गई, तो जिनकी भी की गई वो पाकिस्तानी है। सबसे पहले हमारी माई बहनें, ये पार्टी किसी और बाद में लिंक करती है, लेकिन माई बहनें सबकी हैं। अगर पीटीआई वालों के साथ हो रही जाती है तो वो भी हमारी हैं, वो कोई ये नहीं कि कहीं बाहर से आए हुए हैं। आप ये देखें, आज नाइंसाफ़ी की हम बात करते हैं तो हम उन 2,000-2,500 मिसिंग पर्सन की क्यों नहीं बात करते? हम उन माँ बहनों की बात क्यों नहीं करते? अगर मैं किसी और तरफ बात ले जाऊँगा तो मुझे कहेंगे शायद मैं नेशनलिस्ट की बातें कर रहा हूँ। इस्लामाबाद में क्या हुआ धरने में आपको पता है। आज हमारे से वो लोग कंट्रोल नहीं हो पा रहे, इसलिए कि हमने बेहरमती की किसी की। हमें बहुत सारी चीज़ों को समझदारी के साथ लेके चलना पड़ेगा। हमें पहले ही समझना पड़ेगा कि जो भी लोग सड़क पे आ रहे हैं वो हमारे लोग हैं, वो इस कौम के लोग हैं, वो माँ बहनें जो भी है वो इस कौम की, पाकिस्तान की है। उसके बाद किसी पार्टी से लिंक करती है। इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। इनके साथ जाती हुई हम बिल्कुल उसको तस्लीम करते हैं कि नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, अदालतों में इंसाफ ठीक हो गया। चले नहीं भाई, मेरे पास वक्त कम है, 1-2 और बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। आतिफ साहब, अभी ये जो जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद 3 आर्मी के दीगर रिटायर्ड अफसरान की गिरफ्तारियाँ हुई, फिर अभी जो है फॉर्मर IG जेल खाना जात उनको भी गिरफ्तार किया गया है, जो अडियाला जेल के फॉर्मर डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। अब बहुत से डॉट्स लोग कह रहे हैं कि कनेक्ट हो रहे हैं तहरीक इंसाफ के साथ इन सारे मामलात के, कि वहाँ से भी समहाउ हैंडलिंग हो रही थी मामलात की। तो आपको कोई नॉलेज में कोई ऐसी चीज़ है कि कितना को इन्फ्लुएंस था जनरल फैज़ साहब का, मतलब फेयरली क्या बात है, कितना को इन्फ्लुएंस था तहरीक इंसाफ के दौर में भी और अभी? देखिए आजकल तो जो चीज़ कोई भी कहीं पे भी कोई अगर जुर्म होता है या बुराई होती है उसको नथी करने की कोशिश की जाती है तहरीक इंसाफ के साथ। ये तो ये एक बड़ी ज़्यादती की बात है। देखिए उनको करप्शन के इल्ज़ाम में ये एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी है। GGISI एक जनरल फैज़ को उन्होंने गिरफ़्तार किया है, ये उस पर उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। तो ये एक पाकिस्तान के लिए बड़ा लम्हा फिक्री है। और उसके बाद जो उनके साथ 3 आपने भी 2 ब्रिगेडियर हैं और एक मेरे ख्याल कर्नल साहब है, उनको भी उन्होंने गिरफ्तार किया है। ये हमारा पार्टी का भी मौक़िफ़ आया है, खान साहब का भी मौक़िफ़ आया है। ये हम तहरीक इंसाफ का तो उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो एक हाउसिंग सोसाइटी का मसला है। अगर उनको लगता है अगेन में कानून का बोलबाला होना चाहिए, उनको भी फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। अगर किसी ने कोई काम किया है वो जो अब जेल के अंदर भी जो वो बंदा 5 साल पहले का रिटायर हो गया, मैं तो आज देख रहा था कि जिसको उन्होंने अब गिरफ्तार किया है वो जो IG जो जेल खान वो खान साहब की गिरफ्तारी से पहले वो रिटायर हो चुका था। अब उसको भी अब यहाँ तो ये मुझे लगता है कि ये जेल वाला मसला है, ये तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड है।
जो जनरल्स का मसला है या वो ब्रिगेडियर्स का, वो देखें वो आर्मी का अपना आर्मी एक्ट है, उसके अंडर वो करेंगे। हमें बस ये दुआ करनी चाहिए और हमें उनके लिए, देखिए जनरल जो आपने बात की है इन्फ्लुएंस का, वो DGISI थे पाकिस्तान की। हम ये ISI आपके उस वक्त जनरल बाजवा साहब के साथ मामला खराब होने की बुनियादी जनरल फैज़ हमीद साहब को जिस वक्त DGISI की पोस्ट से हटाया गया था, तो वहाँ से कहते हैं कि मामला तो बिगड़े ही वहाँ से थे। देखिए जो तो आप लोगों के लिए तो काफ़ी अहम थे मेरा ख्याल, अगर मैं गलत नहीं तो खान साहब ने तो कल कहा भी है कि वो मुल्क का सासा थे, हमारा सासा थे। नहीं, उनका देखिए जो हालात जो आपने कहा ना, खान साहब ने भी कहा है कि उसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं चाहता था कि जनरल फैज को DGISI से ना हटाया जाए, वो कहते थे कि अफगानिस्तान हाँ उन दिनों उसकी वजह थी कि जो उन्होंने आपने कि अफगानिस्तान के इतने क्रूशल टाइम चल रहा था उस वक्त कि एक बंदा कंटिन्यू कर रहा है, कुछ देर के लिए ना किया जाए, लेकिन वो क्योंकि आते आर्मी के अंडर है, जनरल बाजवा ने स्टिल उनको हटा दिया था और खान साहब इस पर नाराज हो गए। तो इसमें देखें पाकिस्तान में ना मतलब सबसे बड़ी पोस्ट PM की होती है, और जो हमारा प्राइम चीफ होते हैं वो चीफ हो गए और DGISI हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है पाकिस्तान चलाने के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए इन सबको एक पेज पे चलना चाहिए। तो वो थोड़ा सा हो गया था, लेकिन हैविंग सेड दैट वो ISI को हेड कर रहे थे, खान साहब मुल्क को हेड कर रहे थे, तो आपकी हमारी जो सालमियत है जो पाकिस्तान को चलाना है, इतने थ्रेट आए हैं। अभी नईम साहब ने बात की जो बलोचिस्तान में हालात हुए हुए हैं, पूरे मुल्क में इस वक्त इंडिया इतना ज़्यादा इस चीज़ को फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तो हमारी एजेंसीज, हमारी फोर्सेस, पाकिस्तान आर्मी, इस्टेब्लिशमेंट, हमारी फोर्सेस, ये सब लोगों को, इवन हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारी ये पॉलिटिकल जो लीड भी है, इन सबको एक पेज पे बैठना पड़ेगा। ठीक हो गया।